नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग रसायन विज्ञान का 2025 का पेपर तो देख ही लिया हूं। अब उस जो क्वेश्चन हमने नहीं हल कराया था जो पेपर दिखाते समय, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम बिल्कुल क्लियर, एकदम ए टू जेड बताने वाला हूँ। तो चलो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग पहले ये 2 नंबर क्वेश्चन को आंसर को अच्छी तरह से हमने आपको बता दिया था। ये देख लीजिए, हमने आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताया था। जिसने नहीं देखा वो जाकर वीडियो को देख ले। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाला हूँ। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन में ही पूछ लिया है, एथिल एल्कोहल व जल के मिश्रण में भारा अनुसार 54% जल है। इस मिश्रण में एथिल एल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो कि इसमें क्या ज्ञात करना है, मोल प्रभाज। और उसके बाद मिश्रण में भारा अनुसार 54% जल है। हमेशा जो मिश्रण बनेगा वो 100% का बनेगा। उसमें बता रहा है जो 54% जो जल है, मतलब कि 54% जल है। और उसके बाद एथिल अल्कोहल जो है वो 46% है। तो एथिल अल्कोहल का मान भी हम लोगों ने बाहर निकाल लिया हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से हल करता हूँ। तो चलो हम आपको एक एक अच्छी तरह से इसे बताता हूँ कि आपको पेपर में कैसे करना है। तो इसमें देखिए, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। हमने आपको अगर चाहिए ये कि हैंड राइटिंग में ये पीडीएफ, तो आप लोग बताइए, हम इसे अपलोड कर देंगे अपने व्हाट्सअप चैनल पर, या तो आप फ्यूचर नहीं कर सके इंस्टाग्राम आईडी ये पर आप कहिए, वहाँ पर भी हम भेज देंगे आपके पास। तो आप लोग कमेंट करना है कि चाहिए, तो अब बिल्कुल आपको मिलेगा। तो चलो हम आपको बताता हूँ। दिया है, माना मिश्रण का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है। हमने आपको बताया कि 100 ग्राम कोई भी मिश्रण कभी बनेगा तो वो 100 ग्राम का ही बनेगा। फिर उसमें कहा गया है, फिर दिया है जल का द्रव्यमान 54 ग्राम। आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 54 ग्राम जल है। ये देख लीजिए आप, 54 भार अनुसार 54% जल है। तो उसी तरह हमने यहाँ पर लिखा हूँ 54 ग्राम जल का द्रव्यमान 54 ग्राम है। फिर उसके बाद एथिल अल्कोहल C2H5OH, जहाँ भी OH ग्रुप लग जाता है वहाँ पर अल्कोहल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो C2H5OH एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है। का द्रव्यमान अगर निकालें तो 100 ग्राम पूरा जो विलायक और विलेय को मिलाकर बनाया है, ये विलयन ओ है। और 54 ग्राम जो यहाँ पर हो जाता है जो जल, उसको अगर हमने 100 में 54 को माइनस करेंगे तो हमें 46 ग्राम मिल जाएगा। ये एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान है। फिर उसके बाद स्टेप 2, मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो अगर हम जल का H2O का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, H2O का अगर निकालेंगे तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1, तो 1 गुणे 2। फिर ऑक्सीजन का जब जो होता है 16, तो इसमें हम करेंगे 16 को ऐड, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम। तो इसी से 18 ग्राम जो प्रति मोल जो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा। एथिल अल्कोहल का C2H5OH का मोलर द्रव्यमान अगर निकालेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 12। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए, एक 5 का हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन, मतलब कि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। तो 6 गुणे 1, एक क्या होगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु जो क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 1। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16। तो अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमें 46 ग्राम प्रति मोल मिल जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान। फिर उस स्टेप 3 में हमें मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो स्टेप 3 में हम जल के मोलों की संख्या अगर ज्ञात करेंगे तो NM बराबर है W/M। W क्या है, द्रव्यमान है। और M क्या है, मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है। तो यहाँ पर 54 ग्राम देखिए, ऊपर हमने आपको बताया हूँ कि द्रव्यमान जो दिया गया है जल का। फिर उसके बाद 18 हमने यहाँ पर मोलर द्रव्यमान निकाला था। तो 18 और 54 को अगर हम काटेंगे तो 18 त्रिका 54 हो जाएगा, जिससे 3 मोल निकल कर आ गया। एथिल अल्कोहल का मोलों की संख्या इसी तरह निकाल लेंगे, W/M करके। सॉरी दोस्तों, W का मान होगा 46 और बटे मोलर द्रव्यमान भी हमारा 46 आया था। तो 46 को 46 से काट देंगे तो एक बार में ये चला जाएगा। तो कुल मोलों की संख्या अगर हम लोग निकालें तो 3 जल का निकला था, 1 एथिल अल्कोहल का। तो 3 + 1 बराबर 4, 4 मोल कुल मोलों की संख्या जो आ जाएगी वो 4 मोल आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे स्टेप 4, मोल प्रभाज ज्ञात करना है। जल का मोल प्रभाज अगर निकालेंगे तो N/N करेंगे, जिसमें होता है मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या। अगर हम भाग दे देंगे तो हमें जो मोल प्रभाव निकल कर आ जाएगा। यहाँ ये क्या है, ये
जल जल के मोलों की संख्या है, जल के मोलों की संख्या। और ये n क्या है, ये कुल मोलों की संख्या है। क्या है, कुल मोलों की संख्या। अगर हम फिर जल के मोलों की संख्या यहाँ 3 मोल आया था और जो कुल मोल कितना आया था 4, तो 4 को अगर 3 से काटेंगे तो 0.75 आंसर आएगा। तो ये जल का मोल प्रभाज हो गया। इसी तरह हमने C2H5 का निकाला, इसका जो मोलों की संख्या आया था 1 और जो कुल मोलों की संख्या 4 है, तो 1 और 4 का भाग देंगे, 1/4 अगर करेंगे काटेंगे तो आ जाएगा 0.25। यही आंसर है। तो हमने यहाँ पर लिखा हूँ साफ साफ कि जल का मोल प्रभाज, यहाँ पर मोल प्रभाज होगा, प्रभाव नहीं होगा। मोल प्रभाज 0.75 है और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज 0.25 है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है तनु HNO3 की फिनाल से अभिक्रिया। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम तनु HNO3 की फिनाल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो फिनाल की तनु HNO3 से अभिक्रिया करने पर आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। बेंजीन को आपको पता है, बेंजीन किस तरह होता है। बेंजीन, ये है बेंजीन और इस पर लगा है यहाँ जो हाँ OH ग्रुप, और OH कहाँ लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH लगेगा तो वो फिनाल हो जाएगा। तो इसे आर्थो कहते हैं, इसे मेटा कहते हैं, इसे पैरा कहते हैं। फिर यहाँ पर मेटा आ जाता है, फिर ये आर्थो आ जाता है। आपको इतना पता, ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये मेटा है, ये आर्थो है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर C6H5OH, C6H5 जो है वो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, फिनाल को दर्शा रहा है। HNO3 के साथ अक्रिया होगी तो हमें आर्थो नाइट्रो बेंजीन आर्थो नाइट्रो फिनाल प्राप्त होगा और पैरा नाइट्रो फिनाल प्राप्त होगा, और साथ में H2O ये निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए NO2 है, NO3 है, O और ये दो, ये इतने मिल के कहेंगे निकल जाएंगे, H निकल जाएगा H2O के रूप में, और यहाँ पर बचेगा NO2 और ये इतना। तो यहाँ पर ये आर्थो नाइट्रो फिनॉल बन जाएगा। और ये अगर ये इसका बात करें तो ये अन्य उत्पाद में आता है और ये मूल उत्पाद में ये वाला आता है। मूल उत्पाद में ये स्थायी नहीं होता और ये वाला पैरा वाला स्थायी होता है, आपको पता होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर फिनाल की जलीय NOOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया कराने पर अगर हमें C6H5OH और ClCl3 प्लस 3NOH की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें आर्थो के साथ फिनाल प्राप्त होगा। फिर उसके बाद 3NaCl मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा, 2H2O मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया गया IUPAC नाम लिखिए। इन दोनों का IUPAC करेंगे तो आपको एक एक नंबर मिलेगा। तो फिर चलो हम लोग इसे आपको अच्छी तरह से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये इसे कीटोन कहते हैं, इसे कीटोन कहते हैं, ये कीटोन है। फिर उसके बाद CH3CO CH2 का 4, मतलब कि यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर बाहर 4 लगा है और अंदर CH2 है तो वहाँ पर CH2 4 बार होगा। फिर देखिए यहाँ पर 4, एक ये हो जाएगा 5 और ये 6, एक 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, ये 7 कार्बन है, एक एक बॉन्ड लगेगा तो हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन। और इधर से क्या हम लोग गिनती करेंगे 1 2 3 ऐसे, तो दूसरे पर आ जाएगा कीटोन। तो यहाँ पर 2 ओन, अगर कीटोन को हम लिखेंगे तो 2 ओन लिखेंगे, तो हेप्टेन 2 ओन इसका सही हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद हम लोग इसका देखते हैं CH3 CH2 CH और Br, फिर CH2 CH CH3। तो ये जो है ये समूह है, ये समूह अगर CH3 बीच में आता है तो ये जान लीजिए कि ये समूह है, वो भी मेथिल समूह है। और ये CHO एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। CH3 क्या होता है, ये मेथिल होता है, मेथिल होता है, और ये एल्डिहाइड होता है। हमेशा गिनती किधर से होती है, जिधर से एल्डिहाइड ग्रुप या मेथिल पास में हो, तो इधर से एल्डिहाइड भी पास होगा और मेथिल भी पास होगा। तो 1 2 इस तरह हम लोग गिनती करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, एक ये 4, एक ये 5, एक 6। 6 के खातिर हम क्या लगाते हैं, हेक्सेन। तो यहाँ पर एक एक बॉन्ड बनेगा, तो ये हो जाएगा हेक्सेन 2 ब्रोमो, हेक्सेन 2
2 नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 एक ये चौथे पे आ रहा है, तो 4 ब्रोमो हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 4 ब्रोमो 2 मेथिल। देखिए दूसरे कार्बन पर मेथिल आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मेथिल। फिर उसके बाद ये कितना 2 मेथिल हेक्सेनल, क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 मेथिल हेक्सेनल। यहाँ पर OH को हम अगर CHO होता हो तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं, पर हम लोग यहाँ पर ये इसे हम कार्बन मान लेंगे और इसे OH, इसे हम एथेनॉल मान लेंगे। क्या मानेंगे? एथेनॉल। तो इस तरह यह हो जाता है आपका IUPAC नाम। इसमें आप लिखेंगे तो इसका दोनों करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद आता है विटामिनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम लिखिए। तो चलो इसे हम अच्छी तरह से इसकी थ्योरी को लिखता हूँ। तो फिर उसके बाद विटामिनों का वर्गीकरण। विटामिनों को मुख्य रूप से उनकी घुलनशीलता के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। विटामिन को दो प्रकार में बांटा जाता है। पहला वो वसा में घुलनशील हो, और दूसरे ये वर्गीकरण में आ जाता है जल में घुलनशील। पहले वसा में, दूसरा जल में। तो वसा में कौन कौन से हैं इन्हें हम बताता हूँ आपको। विटामिन A, D और E और K ये सब वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन बी समूह में जितने आते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी, सॉरी दोस्तों, और विटामिन सी, ये सब जल में घुलनशील होते हैं। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम लिखिए। अगर कहीं पर अंगुली या कुछ कट जाती है तो वहां पर रक्त जमने लगता है, क्योंकि किस विटामिन के कारण? तो विटामिन के कारण वहां पर रक्त जो आकर एक पतली चद्दर के रूप में जम जाते हैं और खून बहना बंद हो जाता है, रक्त बहना बंद हो जाता है। उसी को कहते हैं रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन के है। तो ये रहा आपका ये 3 का सभी 2-2 अंक वाले क्वेश्चन का आंसर। हम अगली क्वेश्चन में आप लोग को जो ये 4 नंबर के सभी जो क्वेश्चन को हल कराऊंगा, या तो पूरा पेपर जो है अगली जो क्लास में, चाहे 20 मिनट का वीडियो हो, चाहे 40 मिनट का, चाहे 1 घंटा का, पूरा वीडियो जो क्वेश्चन को हल कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हम लोग इसी तरह रेगुलर क्लास लेते रहेंगे अगर आपका इसी तरह साथ सपोर्ट मिला तो। और आप लोग को जो कितने पेपर जो हमने अपलोड कर दिया है, मैथ वाला पेपर अभी बचा हुआ है, उसे भी एक दिन वीडियो में अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लेना, फिर उसे भी हम लोग हल करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।